हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो थर्ड लेक्चर का ही एक कंटिन्यूएशन होगा, क्योंकि हम लोग जो थर्ड लेक्चर में पढ़े हैं वो है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है वो है किसी सब्सटेंस के रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। और बिलीव करो बहुत चांस है कि इससे कोई ना कोई कैसा भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछने का बहुत चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओम्स लॉ हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोगों ने एक आइडिया देखा कंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। हालांकि कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ही समझ चुके हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है। फिर हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कंडक्टर के रेजिस्टेंस के एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को देखे, रेजिस्टिविटी को देखा कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी की बात भी की। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे किसी भी सब्सटेंस का जो ये रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करता है, क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कैसे से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी समझेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक कुछ बातों को पहले समझ लो, सुन लो। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी का हमको समझना अगर है अच्छे से, तो हमको अलग अलग सब्सटेंस के पास जाके समझना होगा, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करता है। कंडक्टर का कुछ अलग किस्सा होगा, सेमीकंडक्टर की कुछ अलग कहानी होगी। तो उनको अलग अलग सब्सटेंस के बारे में अलग अलग समझना होगा कि अलग अलग सब्सटेंस का ये रेजिस्टिविटी कैसे चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं बच्चों कि भाई कंडक्टर के किसी भी सब्सटेंस के रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग चलो बात करते हैं फॉर अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, उसकी पहले बात कर लेते हैं। पहले समझो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बात हम लोग की जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ इसे पता ही होगा। तो R हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ml अपॉन R इज इक्वल टू ml अपॉन क्या था, n e स्क्वायर इंटू टा। ये था किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें से जो रेजिस्टिविटी थी रो वो क्या होता था, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये इस कांस्टेंट को हम क्या कहते थे बच्चों, इसको बोलते थे रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस भी हम लोग समझ चुके थे इसके पहले वाले क्लास में। अब हमें ये देख रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है किसी कंडक्टर की, जिसको हम बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 3 में डिफाइन कर चुके हैं कि एक्चुअल रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो अब किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, जहाँ m क्या था अच्छे से क्लियर होगा, फिर से बता दे रहा हूँ। m क्या था, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉल e क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एंड टाउ वाज द रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ तक सब बात क्लियर है। चलो, तो एक कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमको समझने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली जो फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है इसके हेल्प से समझने का पहले कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर से क्या होगा। जनरली हम लोग जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमको देखना होगा उसके इस बढ़ोतरी का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टर पे। सबसे पहले देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है,
तुम टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, इलेक्ट्रॉन के मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन का मास इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के चेंज होने से एम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एम को हटाओ। स्मॉल एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम्हारे टेम्परेचर को चेंज करने से इसके एन की वैल्यू पर हार्डली कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10, 20, 100 इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, तो 10, 20, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आ भी जाएंगे तो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा। एन की वैल्यू बहुत हाई फाई होती है, तो तुम्हारे टेम्परेचर चेंज करने का एन के वैल्यू पर भी कोई खास फर्क लगभग ना पड़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे कॉपर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर बढ़ा करके। जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉपर की है सो है, यू कैन नॉट चेंज इट बाई चेंजिंग टेम्परेचर इन जनरल। तो एन इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे ब्रह्मांड में इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। बच गया तुम्हारा बच्चों टाउ, और टाउ तुमको मैंने पहले ही कहा था टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर में हल्का सा फेरबदल होगा, उसका सीधा इफेक्ट तुमको टाउ पर दिखाई पड़ेगा। इन तीनों का तो कोई मतलब नहीं, सीधा तुम्हारे टेम्परेचर को चेंज करने का इफेक्ट टाउ पर दिखाई पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा? सपोज दैट हमने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? इस कंडक्टर को मैंने गर्म किया। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर तुम कैसे बढ़ाते हो? उसको गर्म करते हो। टेम्परेचर बढ़ाने का एक और मतलब होता है, जब तुम किसी को गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तुम उसको थर्मल एनर्जी देते हो, तुम उसको हीट एनर्जी दे, हीट इज ऑफ एनर्जी। तो जब तुम कंडक्टर को गर्म कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो मतलब तुम उसको एक किस्म की एनर्जी दे रहे हो, दैट इज हीट एनर्जी कह सकते हो, थर्मल एनर्जी कह सकते हो। जैसे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचेगी, जो इसके अंदर जिनका समंदर सा फैला हुआ है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा समंदर जैसा होता है। तो जैसे ही ये हीट एनर्जी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंचेगी, जो एकदम इनॉर्मस अमाउंट में फैले हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। किसी चीज़ को तुम जैसे तुम सोचो, एक वेसल में तुमने पानी कर, जैसे पानी को बॉयल कर देखते हो, जब पानी बॉयल होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या शांति से बैठे रहते हैं? क्या एकदम उथल पुथल जैसी बच जाती है ना? पूरे पानी का पूरा डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो पानी के होते हैं उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो एक जगह बैठे थोड़ी रहेंगे, पूरा उथल पुथल समझ जाता है। अगर तुम किसी पानी को उबलता हुआ देखे होगे, इमेजिन करो, समझ जाओ। अरे दूध को उबलता देखे हो, जब बॉयल होता है तो कैसे पार्टिकल्स के एकदम एनर्जाइज होते हैं। तो जब तुम किसी चीज़ को गर्म करोगे, एनर्जी दोगे, तो उसके पार्टिकल्स क्या शांति से बैठे रहेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, कभी नहीं। तो जब मैं इस कंडक्टर को गर्म करूँगा तो इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो शांति से बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे और फ्रीली कंडक्टर में पहले मूव कर दे, अभी और फ्री और एनर्जी के साथ मूव करेंगे। अब ये पहले से और एनर्जाइज हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले से और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, तो ये जो एटम्स के साथ कोलिजन करता था, या तुमको आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन और एटम का कोलिजन किसी कंडक्टर में, इसका पूरा मैकेनिज्म तुमको समझाया मैंने कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये जो तुम हीट दे रहे हो, एनर्जी जब बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इन एटम से कोलिजन और जल्दी करेगा। जहाँ 1 सेकंड में पहले एग्जाम्पल के तौर पे 100 कोलिजन कर रहा था, अब 1 सेकंड में शायद 150 कोलिजन करे, 200 करे, 300 करे। तो उतने ही टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन और ज़्यादा करेगा। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे उतने ही टाइम में का क्या मतलब हुआ कि 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का समय कम हो जाएगा। इट विल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, कहने का मतलब ये, और जल्दी कोलाइड करेगा। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का वक्त बच्चों कम हो जाएगा, और 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच के समय को तुम क्या बोलते हो बच्चों? टाउ। तो टाउ की वैल्यू अगर कम होगी
मैथमेटिकली देखो जरा, अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया कि किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, घटाओगे तो घट जाएगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब इससे एनर्जी रिसीव करेगा तो और एनर्जेटिक हो जाएगा, और एनर्जेटिक होकर ये क्या करेगा, ये और कुछ ज़्यादा कोलिजन करेगा, और कोलिजन ज़्यादा होना इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा रुकावट है या कम रुकावट है, तुम खुद सोच के बताओ। हम लोग पहले जानते हैं कि कोलिजन ही होता है जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो जो चीज़ रुकावट पैदा कर रही है वो अगर मैं बढ़ा दूँ तो रुकावट और बढ़ जाएगी। यही कोलिजन तो था जो इलेक्ट्रॉन का जीना मुश्किल किया था, बार बार उसको रोक दे रहा था, वो तो बैठी थी वरना इलेक्ट्रॉन कभी चल नहीं पाता। यही कोलिजन ही था जो इलेक्ट्रॉन को बार बार रोक रहा था। तो अगर मैं इस कोलिजन को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का चलना और मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में रुकावट और बढ़ जाएगी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो तुम बिना फॉर्मूले के भी समझ सकते हो कि किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भाई जितना अधिक वो कोलिजन करेगा उतना ज़्यादा उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो सिंपली समझ सकते हो, पूरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को तुम अगर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे मान लो लिखा बच्चों कि एक कोई कंडक्टर है और एक टेम्परेचर है टी नॉट, ठीक है, टी नॉट कोई भी टेम्परेचर है, नॉट नेसेसरली कि ये ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड हो, मैं एक टी नॉट लेता हूँ। टी नॉट एक कोई टेम्परेचर है, कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री वॉट है। इस टी नॉट टेम्परेचर पर मान लो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है बच्चों, रो नॉट है, ठीक है। हम जानते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मान लो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके टी नॉट से कहाँ पहुँचा दिया, टी, और इसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़कर क्या हो गई बच्चों, रो हो गई। तो टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नॉट थी, और मैंने टेम्परेचर को मान लो इंक्रीज करके टी पर ले गया और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करके रो पर पहुंच गए। तो इसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फॉर्मूला देखो ये है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट, ठीक। जहाँ पे अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट है, एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा बच्चों एक कांस्टेंट है, एंड विच इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट है जो किसी गिवन सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा, है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे समझ लो, ये है क्या, इसको हम कैसे यूज़ करना होगा। तो फॉर्मूला बच्चों हमको जो मिला वो ये मिला, रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। सुनो, ये जो टी नॉट है इसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। अब रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर कुछ यूँ समझ सकते हो कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर तुमको रेजिस्टिविटी की वैल्यू पता हो और उसको रेफरेंस मान लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुमको रेजिस्टिविटी पता है, अब तुमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड करना है। तो ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुमको रेजिस्टिविटी पता है, इसको मैंने बोल दिया रेफरेंस टेम्परेचर। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे।
तो रेफरेंस टेम्परेचर कोई भी एक टेम्परेचर हो सकता है जहाँ पर तुमको रेसिस्टिविटी पहले से पता हो, और ये कोई दूसरा टेम्परेचर है जहाँ पर तुमको रेसिस्टिविटी पता करनी है। बात समझ आ रही है? जैसे मैं कहूँ कि यार 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी इतनी है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी क्या होगी, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी हमको पता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे क्या हो गया, एक रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमसे रेसिस्टिविटी पूछी गई है, तो T is 30, 40 जो हमसे पूछा जाए, तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर तुमको रेसिस्टिविटी पता हो उसको कह सकते हो रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो जनरली इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, कि किसी एक टेम्परेचर पर, ध्यान से बस समझ तभी क्वेश्चन कर पाओगे, किसी एक गिवन टेम्परेचर पर तुमको रेसिस्टिविटी पता है और किसी दूसरे टेम्परेचर पर तुमको रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है कि भैया 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी रेसिस्टिविटी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी क्या होगी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी, 50 पे क्या होगी। तो रेफरेंस टेम्परेचर कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, नॉट नेसेसरली जीरो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कैसे चेंज करेगी विद द चेंजिंग टेम्परेचर। अगर मैं इस फॉर्मूले को तुमको और कॉमन फॉर्मूला इसका तुमको बनाऊं और मैं कहूं कि इफ रेफरेंस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली हम लोग जो रेफरेंस टेम्परेचर लेते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं कि चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कंडक्टर का रेसिस्टिविटी पता है। तो अगर हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी पता होगी, तो जब मैं यहाँ 0 डिग्री पुट करूँगा तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इस फॉर्मूले को मैं इसलिए लिख के तुमको दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जो पॉपुलर है, फेमस है, वो ये फॉर्मूला है। बट याद रखना कि ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से लिया गया जब मैं रेफरेंस टेम्परेचर कितना मान लूँगा बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लूँ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी रो नॉट है, ठीक है, और किसी दूसरे टेम्परेचर पर तुमसे रेसिस्टिविटी पूछी जा रही है, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ टी क्या होगा, एनी गिवन टेम्परेचर जो तुमसे पूछा गया। अब जाहिर सी बात है, मैं टी नॉट को अगर 0 पुट कर दूंगा तो टी माइनस 0 क्या हो जाएगा, टी बचेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, एक गिवन टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी पता होगी, 10, 20, 50, 60, 0 जो भी है, ठीक है, और किसी दूसरे टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी मुझसे पूछी जाएगी कि इतने टेम्परेचर पर इतना है, इतने टेम्परेचर पर कितना होगा। तो जल्दी समझ जाना कि भाई इसी फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है, ठीक है। इसमें अगर तुमको ग्राफ बना के दिखाऊं कि ग्राफ के हिसाब से कैसे चेंज करेगा रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, तो कुछ ऐसा इसको समझ सकते हो। ये मान लो रेसिस्टिविटी है और ये मान लो बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो कुछ इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू है और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये सिंपल सा ग्राफ तुम समझ सकते हो किसी कंडक्टर के रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ चेंज, ठीक है। ये 0 डिग्री है, 0, इसी को रेफरेंस बोल दिया जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, रो नॉट, ठीक है, दिस इज रो नॉट। यही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टिविटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो किसी गिवन टेम्परेचर पर, मान लो ये कोई टेम्परेचर है T, ठीक है, अब किसी गिवन टेम्परेचर पर तुमको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है और ये रेजिस्टिविटी मान लो है बच्चों रो, तो उसी का ये फॉर्मूला तुम्हारा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी रो नॉट है और किसी गिवन टेम्परेचर पर हमसे पूछा गया है रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो उसी इन्हीं दोनों के लिए फॉर्मूला बना दिया, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। जहाँ पर मान लिया कि जो रेफरेंस टेम्परेचर है, जहाँ पर रेजिस्टिविटी मुझको पहले से पता है, वो रेफरेंस टेम्परेचर कितना है, रो नॉट है।
अब इसके साथ टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, रेसिस्टिविटी चेंज करती जाएगी, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है। दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, ऑल यू नीड इज अल्फा, जहाँ अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। किसी गिवन सब्सटेंस के लिए एक कांस्टेंट होता है ये अल्फा, जो हमको जनरली दिया रहता है या बहुत कभी कभी इसकी वैल्यू पूछी भी जाती है ना। तो अल्फा विल बी ए कांस्टेंट एंड दैट विल बी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो बच्चों ये था एक कंडक्टर के लिए उसकी रेसिस्टिविटी कैसे चेंज करती है, क्यों चेंज करती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। बट ये कंडक्टर की बात हो गई, अभी पहले लोग सेमी कंडक्टर्स का भी हालचाल ले लेंगे। सेमी कंडक्टर्स में रेसिस्टिविटी कैसे चेंज करती है। ठीक है, तो इससे कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, जल्दी। ओके फाइन। तो कंडक्टर के लिए हम समझ लिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी उसकी बढ़ेगी फॉर अ कंडक्टर। चलो हम बात करते हैं बच्चों फॉर अ सेमी कंडक्टर। तो फॉर अ सेमी कंडक्टर, अब सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स जैसे हम जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये जो बेसिक नेचुरल सेमी कंडक्टर्स हैं, इनको एग्जांपल है कि तुमको समझाता हूँ कि इनके रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है। तो अब किसी भी, अगर मैं तुमको एग्जांपल लूँ सिलिकॉन का, जो कि बहुत अच्छा सेमी कंडक्टर माना जाता है, तो इसको मैं अगर तुमको समझाना चाहूँ तो तुमको इसको हल्का सा एक डायग्राम के थ्रू समझाना पड़ेगा। तो अगर मैं सिलिकॉन को देखूं, सिलिकॉन इज वेरी गुड सेमीकंडक्टर, तो और हम सब ये भी जानते हैं कि सिलिकॉन में इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इन चारों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा समझना होगा और इनके फंक्शन को समझना होगा, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो चलो मैंने ये कुछ सिलिकॉन एटम्स बनाए हैं। एक सिलिकॉन का मैंने एक स्लैब लिया, एक टुकड़ा लिया, और उसके अंदर जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उनको मैंने तुम्हारे सामने बना के दिखा रहा हूँ। इस सिलिकॉन का सबको पता ना सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 14 होता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 8 4। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। हम सब जानते हैं पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री नहीं है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो अगर मैं एक सिलिकॉन के उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाऊं तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस तरीके से शो करता हूँ। ठीक है, यहीं से बात थोड़ा समझ में आएगी कि इनका रेसिस्टिविटी कैसे चेंज करता है। तो मैंने क्या किया, एक सिलिकॉन क्रिस्टल लिया और उनके कुछ सिलिकॉन एटम्स को उनके पोजीशन को तुमको फिगर के थ्रू समझा। तो होता क्या है कि कोई भी सिलिकॉन एटम को तुम देखोगे तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री नहीं है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से ऐसे बंधे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, और ऑलमोस्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। इक्का दुक्का मिल गया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के वजह से, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा न होने की वजह से कुछ न कुछ तो होता ही है। अब इनकी डेंसिटी हम लोग पढ़ भी कुछ न कुछ तो होता ही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तो होते नहीं इसके अंदर, 10 to the power 3 10 to the power 4 हम लोग पढ़े पर यूनिट बॉन्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, फ्री ऑलमोस्ट न के बराबर है। एक हम बॉन्ड बीच में ब्रेक कर गया, इलेक्ट्रॉन फ्री मिल के, दैट इज डिफरेंट थिंग। उससे करंट नहीं बढ़ने वाली है, उससे कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करने वाला है। तो ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ न के बराबर है। तो इनका जो कंडक्टिविटी होता है बड़ा ही लो होता है और इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है बड़ी हाई होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि तुम फिगर में देख भी रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सब बाउंडेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये आउटर मोस्ट के चारों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना चुके हैं, कोई फ्री नहीं है,
रेसिस्टिविटी बहुत हाई है, कंडक्टिविटी बहुत लो है एक सेमीकंडक्टर को अगर देखा जाए तो, ठीक है। और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/n/e² टाउ। यही देखो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी संख्या बहुत कम है, तो जब n की वैल्यू कम होगी तो n डिनोमिनेटर में है, जाहिर सी बात है n डिनोमिनेटर में है, n की वैल्यू कम होगी जिससे और रो की वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई फाई हो जाएगी। तो नॉर्मली इनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई फाई होती है इन कंपेरिजन टू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में n बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली रो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। कॉपर वगैरह 10⁻⁻⁶ -8 के आसपास पहुंच जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स में बच्चों ये बहुत हाई फाई वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि भैया कोई फ्रीटोस है ही नहीं है, ना के बराबर है, रो को बहुत हाई वैल्यू पहुंचा देगा। अब मुझे क्या करना है कि टेम्परेचर को बढ़ाना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक करनी है। कंडक्टर का तो हो गया, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। एक सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा, इसकी जांच पड़ताल करनी है। पहले यहाँ से बात करते हैं। होता क्या है, जब तुम किसी सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंस को लोगे और उसको तुम हीट करोगे, एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का एक तार ले लो, है ना, एक 10-20 सेंटीमीटर लंबा तार ले लो और उस तार को गर्म करो, तो सोचो उसके साथ क्या होगा, वही यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जब तुम उस तार को बच्चों गर्म कर रहे होगे, तो जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को गर्म करना, उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। तो जब तुम इसको गर्म कर रहे होगे तो इसको हीट एनर्जी मिल रही होगी। सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे जो तुम उसको हीट कर रहे हो। ये जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये क्या, जो भी एनर्जी तुम दोगे क्या ये एब्जॉर्ब करके बैठा रहेगा? ऑफकोर्स नॉट। ये सिलिकॉन भी एनर्जी जब लेंगे, रिसीव करेंगे, तो शांति से बैठेंगे नहीं, ये अपनी जगह पर बच्चों वाइब्रेट करेंगे। पहले भी कर रहे होते हैं, अभी और तेज़ी से करेंगे। इनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है बहुत बढ़ जाएगा, ये अपनी जगह पर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। इस स्थिति को हम लोग एक नाम से पुकारते भी हैं। इस स्थिति को बोलते हैं बच्चों, इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है एक किस्म का उथल पुथल मच जाना। तो जब तुम कंडक्टर सेमीकंडक्टर को गर्म कर रहे होगे, एटम्स एनर्जी को रिसीव कर रहे होंगे, रिसीव करने के बाद हलचल सी मच जाएगी, हर एटम वाइब्रेट करना शुरू करेगा, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, एक किस्म का उथल पुथल जैसा माहौल हो जाएगा, है ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सुनामी ऐसे कुछ आ गई, सब अपनी जगह पर एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हिलना शुरू कर देगा, ये हिलना शुरू कर देगा, ऐसे हिलेगा ये भी, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा क्रिस्टल है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा किस्म का। और इस प्रोसेस में जो ये कोवलेंट बॉन्ड्स देख रहे हो, ये बच्चों टूटना शुरू हो जाएंगे, ये ब्रेक होना शुरू होंगे, और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू सडनली क्या होगी, बढ़ जाएगी। अभी तक तो बहुत कम थे, लेकिन टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो एकाएक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, मैथमेटिकली अगर चेक करो तो रो की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। और फिजिकली अगर समझने की कोशिश करो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो अनलाइक कंडक्टर्स जहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती थी, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती थी कंडक्टर्स में, इन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बच्चों क्या होगी, घटेगी, कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले बहुत कम थे, टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अनलाइक कंडक्टर्स जहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटती है। अगर इसलिए इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो बच्चों ये होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा टी। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा टी, जहाँ अगेन
रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट एनी रेफरेंस टेम्परेचर जो हमको दिया रहेगा, जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और रो T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है जो हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी इतनी है, तो T डिग्री पर रेजिस्टिविटी कितनी होगी। अब वो T डिग्री 10, 20, 50, 100 जो भी हो सकता है। और अल्फ़ा अगेन वही है, अल्फ़ा का जो नाम लिखा था वही है, दैट इज अल्फ़ा इज अगेन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फ़ा अगेन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है जो किसी भी गिवन सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, वो उनको दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी अल्फ़ा के लोग फाइंड भी करने को आती है, तो ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन में से कुछ ही पूछ सकता है, अल्फ़ा पूछ लेगा, कभी टेम्परेचर पूछ लेगा, कभी रेजिस्टिविटी पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो अगेन ये नेगेटिव क्यों है समझ रहे हो ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगी तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर पे कम होगी, तो इनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रो घटता है तो अल्फ़ा ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कंडक्टर्स में पॉजिटिव आता था। तो ये तुम्हारा एक सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया कि सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी घटती है। हालांकि कुछ इंसुलेटर्स में भी ऐसे ही होता है। हालांकि इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी फ्री नहीं होते जितना सेमीकंडक्टर्स में हो जाएंगे। लेकिन पैटर्न वही रहेगा कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत हाई फाई होती है इंसुलेटर्स में। तो बहुत हाई फाई से थोड़ा बहुत अगर कम भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर पैटर्न यही होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स के लिए कोई खास हमको बात करनी भी नहीं है कि उसके लिए कैसे चेंज होता है, क्या होता है। बट अगर टेम्परेचर बहुत हल्का फुल्का चेंज करोगे इंसुलेटर्स में, तो हल्के फुल्के चेंज के लिए इंसुलेटर्स के रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये समझो, अगर हम चाहें कि इंसुलेटर्स के टेम्परेचर को, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी को ईजिली चेंज कर दें टेम्परेचर को चेंज करके, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कंडक्टर में तुम्हारा काम हो जाएगा, सेमी कंडक्टर्स में कुछ हद तक हो जाएगा, मगर ये काम इंसुलेटर से मुश्किल होता है। तो इंसुलेटर्स में भी अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कुछ हद तक रेजिस्टिविटी कम होती है, लेकिन ऑलरेडी उनका इतना ज़्यादा रो की वैल्यू होती है कि थोड़ी बहुत कम हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कांस्टेंट भी कहा जाता है कभी कभी, या बहुत माइनर सा चेंज होगा, ठीक है, अगर इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो। इसके ग्राफ की अगर बात करोगे तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा तुमको मिलेगा। ये अगर रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, और शुरू में इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई फाई होती है, तो शुरुआत में ज़्यादा वैल्यू होगी जो टेम्परेचर के साथ क्या हो बच्चों, घटती जाएगी। तो कुछ ऐसा तुमको चेंज मिलेगा। अगर तुम सेमीकंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी को चेक करोगे तो शुरू में तो हाई फाई वैल्यू होगी उनकी, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ धीमे धीमे वैल्यू क्या हो, घटती जाएगी विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, डायग्राम हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछेगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको अब हम लोग बात कर लेते, थोड़ा एलॉय की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स की बात हो गई, सेमी कंडक्टर्स की बात हो गई, थोड़ा एलॉय की बात करते हैं और यहाँ देखते हैं कैसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन की बात भी करेंगे, ठीक है। जल्दी ओके बच्चों, तो अब थोड़ा चलते हैं, समझते हैं एलॉय के साथ क्या टेम्परेचर का डिपेंडेंस है। इससे एक छोटी सी बात है, वो याद रखना। फॉर एलॉय सबसे पहले बच्चों तो एक बात याद रखना कि एलॉय जानते हो कि हम लोग एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं अलग अलग सब्सटेंस को मिला करके। तो एलॉय में हम जब ये चीज़ अलग अलग सब्सटेंस को लेकर के एलॉय बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा मकसद पहले डिसाइड हो जाता है कि हम उसके रेजिस्टेंस के साथ कैसा बिहेवियर चाहते हैं। अब जैसे कि मैं तुमको कुछ नाम बताऊँ, जैसे एलॉय का एक बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं वायर वगैरह में, एक होता है नाइक्रोम, और आगे पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ेंगे, मीटर गेज वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ तुमको बताऊंगा एक और एलॉय का यूज़ बहुत जल्दी से किया जाता है,
और वो होता है बच्चों कॉन्स्टेंटन। एक और एलॉय होता है जिसका भी बहुत हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और वो होता है मैंगनीज। ठीक है, तो ये कुछ एलॉय होते हैं, इनका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने वायर्स, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, समझेंगे, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, उनमें इन वायर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों? इन सभी एलॉय की जो खास बात ये है वो ये है कि इनका जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, या तो इनका रेजिस्टिविटी बच्चों ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है विथ टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, या इट चेंजेस स्लाइटली, बहुत हल्की सी इनकी रेजिस्टिविटी में चेंज होता है। इसीलिए इनका हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस हमें कांस्टेंट रखना है, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया। इन सब एक्सपेरिमेंट्स में हम रेजिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो हम लोग कंडक्टिंग वायर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस फट से बढ़ जाएगा, हल्का सा गर्म होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर एलॉय का यूज़ किया है। तो एलॉय में हम लोग जो प्रपोर्शन मिलाते हैं सब्सटेंसेस की, उसके आधार पे ये हम लोग कह सकते हो कि डिसाइड कर लेते हैं कि हमको पहले से इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। तो रेजिस्टेंस किसी का कांस्टेंट रखना है तो उसमें किस प्रपोर्शन में हम लोग को सब्सटेंस को मिलाएं कि एक ऐसा एलॉय तैयार हो जाए जिसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट हो जाए। तो याद रखना, जनरली जो एलॉय होते हैं इनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ या तो कांस्टेंट रहेगा या तो चेंज भी करेगा, तो बहुत स्लाइटली। कैसे? वो डिपेंड करेगा इनमें हम लोग एलॉय में जो सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं वो सब्सटेंस कौन से हैं, उनका प्रपोर्शन क्या है, वो सब्सटेंस क्या होने चाहिए, उनको किस प्रपोर्शन में मिलाना चाहिए ताकि एलॉय का एलॉय का रेजिस्टेंस हम लोग कांस्टेंट रख सके। एक्चुअली एलॉय का यूज़ ही इसी खास पर्पज से किया जाता है कि उनको हम उन वायर्स के जगह पे यूज़ कर सके जहाँ पर रेजिस्टिविटी हमें कांस्टेंट रखनी है। रेजिस्टिविटी बढ़ाने वाला तो है ये कंडक्टर, रेजिस्टिविटी घटाने वाला तो है ये कंडक्टर। एक ऐसा भी तुम बनाओ जिसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहे टेम्परेचर के साथ, तो वो होता है एलॉय। तो एलॉय बनाने का जो मेन मकसद यही होता है कि उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहे टेम्परेचर के साथ। एंड हाउ डू वी डू दिस, हम इसको करते कैसे हैं? तो करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम कुछ खास सब्सटेंसेस को पहले मिक्स करेंगे, जैसे नाइक्रोम है, इसमें निकिल, क्रोमियम वगैरह होते हैं, इनको मिलाकर एलॉय तुम बना तो नाइक्रोम। वैसे कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, ये इनमें ये कई एलॉय का, कई सब्सटेंस का मिक्सचर होते हैं। इनको खास प्रपोर्शन में मिलाया जाता है ताकि इससे जो एलॉय तैयार हो, है ना, उससे जो एलॉय तैयार हो उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहे। अनलाइक कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, जहाँ हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी चेंज हो गई। अब तुम सोचो, तुमको किसी एक्सपेरिमेंट में तुम चाहते हो कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहे, अब तुमको पता है कि हल्का सा टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब तुम परेशान, कैसे कांस्टेंट किया जाए? तो ऐसे जगहों पे जहाँ पर हमको ऐसे वायर्स यूज़ करने हो जिनकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखना एक अहम रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम एलॉय का यूज़ करते हैं। अभी तुमको पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, तो वहाँ तुमको बताऊंगा कि क्यों इन वायर्स का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना ज़रूरी है और क्यों यहाँ पर हमको एलॉय यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये था एलॉय के बारे में। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और है जिससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, उस फॉर्मूले के बारे में तुमको बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, तो कुछ खास है नहीं, बस समझते ना कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, या अगर चेंज भी करेगा तो बहुत लिटिल अमाउंट में चेंज करेगा। 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड तुम बढ़ा दिए, 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, और 0.5, 0.7, 1 ओम का चेंज हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुम टेम्परेचर चेंज कर दिए और 1 ओम का चेंज हुआ, 0.5 ओम का चेंज हुआ, बहुत कम चेंज इन लोगों में होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग वहीं पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हम ये चाहें कि रेजिस्टेंस में बहुत कम बदलाव हो, तो वहाँ पर एलॉय का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर का नहीं, फर्स्ट रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा।
सेमीकंडक्टर का भी नहीं, फट से रेजिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाएगा। तो एलॉय को यूज़ वहाँ पर हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर पे और चीज़ बतानी ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लिया जाए। जैसे मान लो अभी हम लोग एक चीज़ देखे थे फॉर्मूला कि एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ और सेमीकंडक्टर में घटती है टेम्परेचर के साथ। अब इनको मिला करके हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो, मैं क्या तुमको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, एक मैंने दो रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इतना सबको पता ही होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सपोज दैट मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया, उस कॉम्बिनेशन में मैंने दो रेजिस्टेंस लिया और एक रेजिस्टेंस मान लो बच्चों एक कंडक्टिंग सब्सटेंस का है और दूसरा मान लो मैंने रेजिस्टेंस लिया एक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंस लिया और दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने मान लो ऐड कर दिया और एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया T0। जैसे एग्जांपल के तौर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30, ठीक है। T0 इज कोई रेफरेंस टेम्परेचर है एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफरेंस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस मान लो बच्चों R0 है और इसका रेजिस्टेंस मान लो बच्चों R0 डैश, ठीक है। किसी रेफरेंस को जीरो नहीं, जीरो भी कह सकते हो, कोई भी कह सकते हो, मैं कोई भी लेके चलता हूँ, ठीक, कोई भी रेफरेंस 0 डिग्री हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड T0 और इसका रेजिस्टेंस है R0, इसका रेजिस्टेंस है R0 डैश एट द सेम टेम्परेचर और दोनों को सीरीज फॉर्मेशन मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर इनका जो इक्विवेलेंट निकालोगे बच्चों, इक्विवेलेंट कितना होगा सर, R0 प्लस R0 डैश, ठीक है, और वो भी एट T0 टेम्परेचर। इसका जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना होगा, R0 प्लस R0 डैश एट T0। चलो एग्जांपल तुमको समझाने के लिए, तुमको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड द इक्विवेलेंट इज R0 प्लस R0 डैश, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया और 30 से मान लो पहुंचा दिया मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50। इस पूरे कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा और 30 से कहाँ पहुंचा दिया 50, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा। तो जरा बताओ इन दोनों में क्या होगा। सिंपल सी बात है सर, आपने तुरंत बताया अभी, जो कंडक्टिंग वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ये जो सेमी कंडक्टिंग वाला पार्ट है उसका रेजिस्टेंस घटेगा। अभी क्लियर पढ़े हम लोग। तो मान लो जो रेजिस्टेंस ये वाला है, कंडक्टिंग वाला है, इसका रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, लेट अस सपोज कह सकते हो RT और इसकी जो वैल्यू है वो है मान लो RT डैश और ये कब हुआ है एट T टेम्परेचर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका टेम्परेचर, इसका रेजिस्टेंस R0 से कितना हो गया R0T और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R0 डैश से कितना हो गया RT डैश। ये रेजिस्टेंस कितना था T0 पर, ये रेजिस्टेंस कितना है T टेम्परेचर पर। ऐसे कह सकते हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यूज थी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यूज होगी, लेकिन चूंकि ये कंडक्टर है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। तो मान लो कितनी बढ़ गई R0 प्लस X, है कि नहीं। और ये सेमी कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, तो मान इसकी वैल्यू कम होकर कितनी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू कम होकर हो गई R0 डैश -5। ऐसा नहीं कि इक्वल ही कम होगा या अधिक होगा, दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, उसमें x कमी आएगी, सॉरी उसमें x इंक्रीमेंट होगा, इसमें y इंक्रीमेंट हो सकता है, सॉरी y की कमी हो सकती है क्योंकि सेमी कंडक्टर है ना।
तो अभी मैंने क्या देखा कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ गया और सेमीकंडक्टर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस घट गया। अब तुमसे मैं पूछूं कि ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल बताओ रेजिस्टेंस घटा होगा कि बढ़ा होगा। मैंने कहा कि सर इसका इस वाले पार्ट का बढ़ गया, इस वाले पार्ट का घट गया, तो ओवरऑल क्या हुआ होगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बता सकते हैं? पहले ये जानना होगा कि बढ़ा कितना घटा कितना। अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट ज़्यादा है और यहाँ डिक्रीमेंट थोड़ी कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस की। अगर मैं कहूँ कि यहाँ रेजिस्टेंस कम बढ़ा मगर यहाँ ज़्यादा कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू पर। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि इसका रेजिस्टेंस 5 ओम बढ़ गया लेकिन इसका 10 ओम घट गया, तो वहाँ से बढ़ा 5 लेकिन यहाँ से घटा 10, तो ओवरऑल तो घट ही जाएगा ना। या मैं कहूँ कि यहाँ से बढ़ा 10 यहाँ से घटा 5, तो ओवरऑल तो बढ़ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन एक्स और वाई, डिपेंडिंग ऑन एक्स और वाई इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लेकिन बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। सोचो अगर मैं कहूँ कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और यहाँ से 5 ओम रेजिस्टेंस बढ़ गया और यहाँ से 5 ओम घट गया, तो जितना यहाँ बढ़ोतरी हुई ये उसको कंपनसेट कर लिया। जैसे ही 10 ओम बढ़ा यहाँ 10 ओम घट गया, जैसे ही 30 ओम बढ़ा 30 ओम घट गया। तो अगर ऐसा सेटिंग हो जाए कि एक तरफ से जितना बढ़े दूसरी तरफ से उतना कम हो जाए तो पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बताओ कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन इसके कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितना बढ़ेगा वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। तो ऐसा होने के लिए हमें ये एश्योर करना होगा कि ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना बढ़े सेमीकंडक्टर का उतना कम हो जाए। तो जब भी ऐसा होगा ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो अगर मैं ये चाहूँ कि इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग पक्का चेंज करेगा, अलग अलग तो पक्का चेंज करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको बढ़ने से इसको घटने से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। यहाँ बात मैं कॉम्बिनेशन की कर रहा हूँ कि अगर मैं कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रखना चाहूँ तो उसके लिए मुझको क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यहाँ से जो बढ़ रहा है और यहाँ से जो घट रहा है आपस में बैलेंस कर ले, कंपनसेशन हो जाए, यहाँ बढ़ा वहाँ घटा, फाइन। तो हमेशा तुम देखने आओगे रेजिस्टेंस विल कांस्टेंट। यहाँ से 10 ओम बढ़ा यहाँ 10 ओम घट गया, बात बराबर। यहाँ 20 ओम बढ़ा 20 ओम घट गया, बात बराबर। बट उसके लिए ये बढ़ना और घटना दैट इज एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सर हम, अच्छा ये कैसे, आपने बोल तो दिया कि सर एक्स और वाई बराबर होना चाहिए, मगर इसके लिए ये हम अचीव कैसे करेंगे, हम ये कैसे करेंगे कि उसमें जितना बढ़े उतना यहाँ घटे, ये हम करेंगे कैसे। तो देखो उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ तो कंडक्टर के लिए आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट कह सकता हूँ, ठीक है। जहाँ आर नॉट क्या है, टी नॉट पर रेजिस्टेंस, और आर टी क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस। शुरू में इतना था, मैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो इतना पहुँच गया। ये कंडक्टर के लिए, इसको मैं ओपन कर दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट बोल सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं तुमसे कहूँ यही तो x की वैल्यू है सर ना, यही तो x की वैल्यू है, आर नॉट प्लस एक्स। जो आर नॉट तो शुरू में था, जो बढ़ोतरी हुई है वही तो ये x है, इसी को तो कंपनसेट करना है भाई। समझो शुरू में जब टेम्परेचर टी नॉट था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रेजिस्टेंस कितना था 30 ओम, ठीक है, जो भी था 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कुछ था। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के 50 कर दिया, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर
इतना हिस्सा इंक्रीज कर गया। यही तो एक्स है जिसको हम कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं। अब बात करो सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा जब का फॉर्मूला, सेमीकंडक्टर क्या होगा, आर टी डैश इज इक्वल टू आर नॉट डैश 1 प्लस अल्फा डैश टी माइनस टी नॉट। भाई दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा ना, क्योंकि दोनों का शुरुआत का टेम्परेचर भी सेम है और दोनों का एंड टेम्परेचर भी सेम है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों के लिए सेम है। अगर अच्छा सॉरी सेमीकंडक्टर में प्लस को लिख लो, सेमीकंडक्टर में क्या होगा माइनस होगा, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो आर टी डैश क्या होगा बच्चों, आर टी डैश क्या होगा, आर नॉट प्लस सॉरी आर नॉट माइनस आर नॉट डैश अल्फा डैश टी माइनस टी नॉट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यही तो तुम्हारा वाई है, यही तो तुम्हारा वाई है बच्चों, जितना कम हो रहा था देख लो अच्छे से। आर नॉट में आर नॉट प्लस एक्स हो गया, तो आर नॉट प्लस एक्स नहीं ना हुआ, और आर नॉट डैश क्या हो गया, आर नॉट डैश माइनस वाई, तो आर नॉट डैश माइनस वाई नहीं हुआ। तो कंडक्टर का जब मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इतना से इतना बढ़ गया, सेमी कंडक्टर का जब मैं टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस इतना से इतना कम हो गया। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपस में कंपनसेट हो जाए तो बात बराबर हो जाएगी। जितना कंडक्टर का बढ़ा उतना सेमी कंडक्टर का अगर कम हो जाए तो हम जो चाहते थे हमको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं दोनों को अगर इक्वेट कर दूं तो क्या मिलेगा, आर नॉट अल्फा एंड टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट डैश अल्फा डैश टी माइनस टी नॉट बोल सकते हो। ये डेल्टा डी तो कट जाएगा, टाइम डिफरेंस है में, एंड द फॉर्मूला दैट we will get is this, r naught alpha is equal to r naught dash alpha dash। तो अगर ये रिलेशन मिल जाए एक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में, ये रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। जहाँ आर नॉट क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस कोई भी डिफरेंस टेम्परेचर पर जो शुरू में दिया हो, अल्फा क्या होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो अपन पढ़े हैं, आर नॉट डैश क्या होगा सेमीकंडक्टर का शुरुआत का रेजिस्टेंस, अल्फा डैश क्या होगा उसका कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी। तो किसी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में अगर ये रिलेशन मिल जाए तो पूरे सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिलता है इस पूरे चर्चा में कि कंडक्टर सेमी कंडक्टर को अगर हम लोग ऐसे यूज़ करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें ताकि पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, तो उसके लिए ये रिलेशन होना चाहिए। अब बात को समझो, यहाँ से x जितना बढ़ा उतना ही y घटना चाहिए। तो कंडक्टर का जो बढ़ा वाला पार्ट है, कंडक्टर का जो बढ़ा वाला पार्ट है और जो सेमी कंडक्टर घटा वाला पार्ट है, मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ। यहाँ से जितना बढ़ा यहाँ से उतना कम हो गया, ताकि कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क ही ना पड़े। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर कंडक्टर सेमी कंडक्टर को मिला करके हमको कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, वर्ड्स को मैं ध्यान सुना जो बोल रहा हूँ, कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि जहाँ कंडक्टर सेमी कंडक्टर को मिला करके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का अलग अलग नहीं, अलग अलग तुम कर ही नहीं सकते हो, अलग अलग तो चेंज करेगा, पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना हो तो ये फॉर्मूला होल्ड करना चाहिए। ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकदम सीधा डायरेक्ट, बट वहाँ पर ये पूरा कहानी तुमको करना नहीं है। ये पूरा कहानी आज अभी तुमको समझना है और एग्ज़ाम में खाली अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके पीछे इतिहास भूगोल के हम सब समझ चुके हैं कि ये कहाँ से रहा है। अब उसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में अप्लाई कर सकते खत्म। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस अप्लाई हमें करना होगा। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे इसे क्वेश्चंस की, एग्जाम में आएगा फट से अप्लाई करें। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर का पढ़ लिया, इंसुलेटर्स के बारे में समझ गए, सेमी कंडक्टर्स का हो गया, एलॉय का भी देख लिया। अब इसी पर जो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल, उसकी कहानी पूरी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, जल्दी करो, शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जल्दी। ओके, तो चलते हैं बच्चों, एक टॉपिक है छोटा सा है मगर क्वेश्चन एग्जाम बहुत आते हैं इससे, अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे मुझको जहाँ तक लगता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे तुम्हारा नीट हो चाहे CUET हो, एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा सीरीज पैरेलल की बातें करना जरूरी है, वोल्टेज का कैसे चेंज होगा, करंट कैसे चेंज होगी, इसकी बातें करना ज़रूरी है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट सीरीज में पैरेलल में ये सारे बच्चों को पता होगा अच्छे से, बट मेन थिंग इज प्रैक्टिस। 10, 15, 20 क्वेश्चन से प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, तुमको ढेर सारे अलग अलग टाइप के तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे, सब बताऊंगा, लेकिन पहले इनके बेसिक्स को समझते हैं, ठीक है। और सिर्फ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट नहीं, सर्किट के क्वेश्चन में भी बहुत कुछ इसमें हम लोग चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो देखो वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का तुमको मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मान लो हम लोग इतना सब जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि उन सभी में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करनी चाहिए। तो मान लो मैंने 3 रेजिस्टर्स का एक सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हारे सामने बना दिया, और इस कॉम्बिनेशन को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। तो चलो बच्चों, 3 रेजिस्टेंस मेरे पास हैं, R1, R2, R3, और ये एक V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात तो ये होती है कि जितने भी रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करें उन सभी रेजिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए बच्चों, सेम फ्लो करनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट एवरीवन नोज दैट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं सब में सेम करंट का फ्लो होता है, ठीक है, ये सबको पता है अच्छे से। सिर्फ यही नहीं, और भी बात तुमको समझनी चाहिए, जैसे ये तो ठीक है, करंट सब में सेम होगा, बहुत बेसिक सा पहचान है, कह सकते हो, एक पहचान इसी से करते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है। सबसे पहले भाई देखो करंट सेम जा रही है कि नहीं जा रही है, बाकी चीज़ तो बाद में देखा जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और समझना सीरीज कॉम्बिनेशन जो कि बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली जब सर्किट्स के क्वेश्चन करेंगे तो। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सब में सेम हो गया, जो बैटरी का वोल्टेज है इसका क्या होता है। तो बच्चों जो बैटरी का वोल्टेज है, जो सोर्स का वोल्टेज है, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा, जैसे कैपेसिटर्स में होता है तो वैसे यहाँ भी डिवाइड होगा। तो अगर मैं कहूँ जो रेजिस्टेंस R1 है इसके दोनों एंड के बीच बच्चों मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और R2 रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो बच्चों V2 है, और जो R3 रेजिस्टेंस देख रहे हो इसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों V3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यही वोल्टेज जो बैटरी का होता है, वो ध्यान से बस समझना, यही से इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कहीं भी ऐड करोगे V1 + V2 + V3 विल बी इक्वल टू। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कभी भी इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को मैं जोड़ूं तो V1 + V2 + V3 ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये कैपिटल V के इक्वल आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सबको पता होता है इलेक्ट्रिक करंट से होती है, लेकिन ये भी पता कर लेना कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइडेड होगा, और जब भी इनको तुम ऐड करोगे V1 + V2 + V3 विल बी इक्वल टू। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया तो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, 2 वोल्ट ये खा गया, 3 वोल्ट ये खा गया, 5 वोल्ट ये खा गया, तो कुछ ऐसे ही होगा, 4 वोल्ट ये खा गया, 3 वोल्ट ये खा गया, 4 3 7 3 वोल्ट ये खा गया, 10 हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस
कौन कितना खाएगा उसकी बात भी करेंगे, उसके लिए एक नियम होता है कौन कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। खाना मतलब यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप शब्द भी यूज़ किया जाता है। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होगा। किस आधार पे ड्रॉप होगा? तो बच्चों अगर मैं तुमको एक फॉर्मूला दिखाऊं, V इज इक्वल टू IR, I सब में सेम है। तो वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन गाइड सब में सेम है। और ये जो डिपेंडेंसी होगी, जो रेशियो होगा V1 इज टू, डिपेंडेंसी कैसी दिखिए, अगर I कांस्टेंट है दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यानी कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी तुमको ज़्यादा मिलेगा। जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी तुम्हें कम मिलेगा। तो जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेजिस्टेंस के सेम रेशियो में होता है। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 अगर मैं लिखूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत जगह इसका हम लोग यूज़ करेंगे, स्पेशली जब सर्किट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। हालांकि CUET और नीट में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली इससे या ओम्स लॉ से हमारा हो जाएगा। और अगर बात करूँगा इक्विवेलेंट की, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे बच्चे को पता होता है कि इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, करंट सब में सेम होगा, वो तो मेन चीज़ है, उसकी पहचान कह सकते हो। दूसरी बात कि बैटरी का वोल्टेज थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइड होगा, और जब भी ऐड करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V है। ये वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेजिस्टेंस के सेम रेशियो में होता है। जैसा रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वैसा ही वोल्टेज का रेशियो भी होगा। और इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जल्दी इसे कॉपी करो, चलते हैं टुवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलते ओके फाइन, तो चलते बच्चों, अब समझते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या होता है, क्या इसकी पहचान होगी और क्या छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहचान हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर्स में, वही पहचान देखो बच्चों यहाँ भी होती है। जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान जो ये होगी, किसी भी सर्किट में अगर तुम इनको देखना तो सबसे पहली पहचान तो इनकी यही होती है कि किसी भी रेजिस्टर के जो दोनों एंड होते हैं, ऐसे ये रेजिस्टर देख लो, इनके दोनों एंड्स, इसके दोनों एंड्स और इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स, ये तीनों एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए। और इधर के सारे एंड्स भी जा करके किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होने चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जितने रेजिस्टर्स होंगे, एक एंड किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया और दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया। तो जब इस तरीके से तुम जोड़ो, कोई तार है 1 2 3 4, सोचो, इमेजिन करो, तार ऐसे लिया, उनके एक किनारे को एक जगह पे ऐसे जोड़ दिया और जो दूसरा किनारा है वो दूसरी जगह पे एक पॉइंट जोड़ दिया। तो सारे के सारे तार क्या हो जाएंगे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही फिगर बनता तुमको दिखाई देगा। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, लास्ट में एक सोर्स यानी कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइक दैट। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2, ये R3 और ये V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो पहचान क्या समझ बच्चों? इसकी पहचान यही होगी कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबका एक एंड किसी एक पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरे एंड जो होंगे किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। और इन दोनों पॉइंट को मैंने बच्चों बैटरी के वोल्टेज से, बैटरी के दोनों प्लेट से जोड़ दिया।
तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच है वही इसके बीच भी होगा, वही इसके बीच भी होगा, वही इसके बीच भी होगा। तो सबसे पहली बात जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको समझनी है वो ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं, 3 हो चाहे 3000 हो, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। और इस फिगर की बात करो तो सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है, क्योंकि सभी का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और सभी का दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे इसके 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 क्रॉस सबकी वैल्यू क्या होगी भी। तो अगर मैं लिखूं तो इसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चों, V। इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V। और इसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V। ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। मान लो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चली, जब इलेक्ट्रिक करंट आई यहाँ से चली तो देखो आगे जाकर 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अभी किरचॉफ्स के हम लोग जंक्शन लॉ की बात भी करेंगे, फिलहाल यहाँ पहले बांट देते हैं। I = I1 I2 I3। तो सबसे पहली बात पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि जब भी तुम करंट को डिवाइड करोगे I1 + I2 + I3 = क्या होगा, I। तो आई राइट in parallel combination I = I1 + I2 + I3। जो भी करंट डिवाइड होगी वो तीनों को ऐड करोगे टोटल करंट के बराबर आ जाएगा। पहली बात तो ये होगी, वोल्टेज सेम हो गया, करंट का डिवाइड हो रहा है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट सेम था और वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा कैसे सर, आपने डिवाइड तो I1 I2 I3 कर दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा किसमें ज़्यादा किसमें कम। तो बहुत सिंपल सा उसका रूल है। हम सब जानते हैं बच्चों कि ओम्स लॉ की बात किया जाए तो I = क्या होता है, V/R। और ये जो वोल्टेज है वो तीनों रेजिस्टर्स के लिए सेम है। तो जब वोल्टेज तीनों रेजिस्टर्स के लिए सेम है तो I की वैल्यू सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, R पर डिपेंड करेगी। और डिपेंडेंसी कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो जिस रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो, कॉमन सेंस लगाओ। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगी, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगी। इसलिए करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर कहीं मैं इसका रेशो निकालूं I1 = I2, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह तुमको इसका मैं यूज़ दिखाऊंगा। तो जो करंट का रेशो होगा बच्चों वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स रेशो में होगा। I1 = I2 = I3 विल बी 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। ठीक है। तो ये बात याद रहेगी कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशो में होगा। मतलब जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम जाएगी। ये समझना कौन सी बहुत बड़ी बात है, जो लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग में तो है ही। जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, रुकावट जहाँ ज़्यादा होगी करंट कम हो जाएगी, रुकावट वहाँ जहाँ कम होगी करंट वहाँ बढ़ जाएगी। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बच्चों, फिर कह दे रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में होता है। करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट का रेशियो 1/R1 1/R2 1/R3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत जगह इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्किट क्वेश्चन जब आएंगे तो। और रही बात इक्विवेलेंट की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में we all know that the R equivalent is given by this formula 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। तो ये बच्चों ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और ये तो क्या सभी बच्चों को पता ही होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट फाइंड करना। इस पर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लेना। ये जो मैंने तुमको सिखाया है ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, है ना, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी।
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का वो अच्छे से बात समझ लो। तो जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो पूरा एजेंडा था ये था कि तुमको आज टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाना कि रेसिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, और कॉम्बिनेशन और सेंस तुमको सिखा देना। अब अगले क्लास में लोग जब मिलेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़े हैं उस पर ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर चलेंगे टूवर्ड्स हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, यही सब हम लोग का इस तरीके से आगे चलेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत लंबा है, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म मान के चलो तुम्हारे एग्जामिनेशन में से आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। इग्नोर की तो बात ही छोड़ो, हमको और इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना है। ठीक है, मुझे भी और तुमको भी। तो आज स्टॉप करते हैं। आज की बात अच्छे से समझ लो। कोई डाउट हो, कोई समझने प्रॉब्लम, कुछ मन में शंका हो, कोई मिसकॉन्सेप्शन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन करना। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो उस बात को डिस्कस करूँगा, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, और बाकी में पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, क्योंकि देखो पढ़ाई इंजॉयमेंट के लिए नहीं किया है। देखो पढ़ाई लिखाई एक तपस्या होती है, एक संघर्ष होता है। हर चीज़ को हम लोग इंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं ले सकते। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर करेंगे, लेकिन हर चीज़ को हम लोग मजाक नहीं बना सकते। ठीक है, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, और कोई डाउट हो तो अगेन फिर बोल रहा हूँ उसको मेंशन करना, मैं डिस्कस करूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।